वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। आप लोग अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट से गलतियां सीख रहे हैं, अपने टेस्ट का पूरा स्कोर जरूर कमेंट कर रहे हैं, तभी देखिए फायदा है इन टेस्ट का। अदरवाइज पूरा ये एक्सरसाइज, पूरी ये ड्रिल फ्यूटाइल है। उसी श्रृंखला में टेस्ट नंबर 13 होगा हमारा, साइंस का फुल टेस्ट है। इसमें आपको साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े हैवी क्वेश्चंस लग सकते हैं आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे अपने असली पेपर में। क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके बताना है और जो कुछ सवाल मैं इसमें पूछूं वो आपको कमेंट करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अब तक आप काफी यूज टू भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्विज हो, टेस्ट सीरीज हो, मटेरियल हो, सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए आप हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 13 देखिए। चलिए, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का सेक्शनल टेस्ट 13 होगा हमारा, साइंस का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब दो पिंडों पर समान आवेश होगा और उन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाएगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। When two bodies will have equal charges and when they will be placed very close to each other, then they will attract each other. द्विष्टकारी रेक्टिफायर की बात हो रही है, एक उपकरण है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक द्विष्ट धारा में परिवर्तित करता है। टू डायरेक्शनल एसी को सिंगल डायरेक्शनल डीसी कर देता है, डायरेक्ट करंट कर देता है। डायोड, इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करने के लिए डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बताना है आपको सही कौन सा है। सही पूछ रहा है, देखिए बताइए। तो आपका बी ठीक हो गया, सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। देखो रेक्टिफायर पूछ लेगा क्या करता है ना, मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, कई बार डायोड्स पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग में, यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछ लिया है ना, कैसे भी पूछ सकता है। अब देखो पहला तो देखो गलत होगा ही, कोई बात ही नहीं है। जब दो बॉडीज जिनको इक्वल चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, इक्वल चार्जेस तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। दे रिपेल ईच अदर नॉट अट्रैक्ट, तो इसलिए पहला वाला हमारा गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। होता है या नहीं होता ये आप बताओगे। जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडलीय दबाव के कारण जल जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम द स्पेस एंड इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट बर्न्स, वो जलेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होते हैं। दे आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ड्राई सेल। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। बताइए, सही बताना है आपको। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक हो गया, गलत कौन सा हो गया, सेकंड गलत हो गया। देखिए जब भी कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या लेना देना जलने में, सोच के देखिए आप। जब कोई बॉडी है वो अंतरिक्ष से गिर रही है और पृथ्वी के आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो क्या होगा, वायु घर्षण होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण इट विल बर्न। फ्रिक्शन की वजह से देखा है ना आपने कई बार, जब हम वो सबसे पहले मैन जब था जंगल में रहते थे, तो जब आग का आविष्कार हुआ, कैसे हुआ था, दो पत्थरों को आपस में रगड़ा था, फ्रिक्शन हुई थी बहुत तेज, तो चिंगारी निकली थी। तो जो फ्रिक्शन होता है, इट इज नॉट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की वजह से जो है वो आपका जल जाएगा, घर्षण की वजह से जलेगा। बाकी जो सही है उन पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है।
थर्ड, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हवा पानी की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती है क्योंकि हवा पानी की तुलना में कम संपीडीय होती है, मतलब एयर ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू वाटर बिकॉज एयर इज लेस कंप्रेसिबल देन द वाटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। 45 डेसिबल्स मतलब एकदम सूटेबल फॉर ह्यूमंस। ध्वनि की गति ठोस माध्यम से सबसे अधिक, तरल में कम, गैसीय में आप जानते हैं 3 मीडियम्स हैं। स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, बहुत आता है क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम्स में भी आता है, वो करा दिया जाएगा आपको सब। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसियस में सबसे कम। बताइए। सेम आपको सही चुनना है, करेक्ट। सी ठीक है, 2 और 3। और प्लीज ध्यान रखना, देखो एक तो 45 डेसिबल्स ध्यान रखना और ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एयर एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है, ये वाटर ज्यादा इलास्टिक है एयर से क्योंकि वाटर कम कंप्रेसिबल है एयर से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये उल्टा दिया हुआ है, बस पहला इंटरचेंज हो जाएगा, वाटर है ज्यादा इलास्टिक। फोर्थ, आपको विचार करना है इन कथनों पर। गॉस यूनिट है किसकी? फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पावर क्या होती है लेंस की? किस में मेजर होती है? डायोप्टर्स में। लेंस की शक्ति डायोप्टर में। क्वेरी, क्वेरी क्या है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है। बताना है आपको कौन सा सही है। फोर्थ का आपका आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हो गया आपका? बेक्यूरेल सुना होगा आपने, बेक्यूरेल। बेक्यूरेल है एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी की और क्यूरी नॉन एसआई यूनिट है आपका, गैर एसआई इकाई है। क्यूरी भी है रेडियो एक्टिविटी की इकाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन नॉन एसआई है। जो एसआई इकाई है वो है बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल, जिन्होंने इसको जिसने आविष्कार किया था इसका, उसके नाम पे बेक्यूरेल यूनिट है। ठीक। फिफ्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूम रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति करते समय किसी कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एक सीधी रेखा में गति करने वाले कण के वेग को रैखिक वेग कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी। जो स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी। सही बताना है आपको, बताइए कौन सा है। ठीक है ये सारे, ठीक है। तो ये आपको देखना है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। सर्कुलर मोशन तो खैर आसान है, जो आता है वो तो आसान ही होता है वैसे। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के गुणफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोमेंटम। सही बताइए कौन सा है। पहला ठीक है बिल्कुल, ये तो बता ही देंगे आप। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो है वो कहलाता है m इंटू वी। क्या होता है? मोमेंटम। मास और वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब द्रव्यमान और वेग की, द्रव्यमान और आयतन की नहीं। सेवेंथ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉशिंग मशीन और दही से मक्खन निकालना अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। दे वर्क ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। मक्खन नहीं निकालते हैं आप लोग, हैंड ब्लेंडर से निकाल लीजिए, चाहे आप उससे निकाल लीजिए मिक्सर ग्राइंडर से। किसी वस्तु और या हाथ से घुमा घुमा के, किसी वस्तु में वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाएगा। द पॉइंट इन विच द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड इट विल कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जो पानी रोक लिया जाता है ना पीछे बांध में, उसको उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कह रहा है। बताइए। You have to tell which is correct. बी ठीक है, सेकंड और 3 बिल्कुल ठीक है। देखिए,
मैं आपको बताती हूँ गलत क्यों हुआ। जो वॉशिंग मशीन और बटर का एक्सट्रैक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, आपका किस पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये गलत, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, करेक्ट पूछ रहा है ना ये, वॉशिंग मशीन और दही से मक्खन निकालना, हाँ सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा ना, अपकेंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल होएगा, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो। बाकी ठीक है। 8th, विचार कीजिए। विद्युत सेल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सी चीज किस में क्या कन्वर्ट करती है, पूरा टेबल दिया हुआ है लिस्टिंग वीडियो में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश व ऊष्मा में, केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक को विद्युत में, और डायनेमो प्रकाश को विद्युत में, लाइट को इलेक्ट्रिकल में। ऐसे याद करने हैं ये। ठीक है, सही पूछ रहा है इसमें भी। ए, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कर रहा है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल ये, और डायनेमो करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, तो डायनेमो का आपका हो गया ये वाला, क्लियर। चलिए, तो 9th देख लीजिए अब। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों के संबंध में आपको विचार करना है। कथनों पे सरफेस टेंशन की बात हो रही है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, जल की सतह पर लोहे की सुई का तैरना, फ्लोटेशन ऑफ, ये स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, आयरन नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पानी में डुबाते समय शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना, स्टिकिंग ऑफ हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश टुगेदर व्हाइल वी डिप इट इन वाटर। करेक्ट बताना है आपको कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है बिल्कुल। देखिए, पानी से बाहर निकालने पे शेविंग ब्रश के जो ब्रश हेयर्स होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, अंदर जाने पे तो वो खुल जाते हैं ना। तो ये जो है स्टिकिंग ऑफ हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश टुगेदर व्हाइल टेकिंग आउट ऑफ वाटर, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है। 10th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। जब कैच करते हैं बॉल को तो हैंड को बैकवर्ड कर लेता है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल बेंडिंग फॉरवर्ड, एकदम से आगे हो जाते हैं ना, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और एक बंदूकधारी को अपनी बंदूक से गोली चलाने पर झटका पीछे की ओर लगता है, ऐसा न्यूटन के गति का तीसरे नियम के कारण है। जब गनमैन है तो हाथ में जर्क पीछे की तरफ आता है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आपको बताना है कौन सा ठीक है, बताइए कौन सा ठीक हो जाएगा। बी ठीक है, सिर्फ थर्ड ठीक है। देखिए, जो आपका ये है पैसेंजर्स जो एकदम से आगे की तरफ जाते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और दिस इज ड्यू टू सेकंड। ठीक है, क्या है तीनों लॉ ऑफ मोशन, जरा कमेंट करके बताइए मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 11th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्यूटीरोमीटर, इसका पेय पदार्थों में कार्बोनिल अम्ल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। कितना कार्बोनिल एसिड है बेवरेजेस में। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूमता रहता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि मून पे एक्ट कर रहा है। मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के चारों तरफ। स्प्रिंग में गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं होता, लेकिन पेंडुलम की आवर्त गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होता है। मतलब ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरी फॉर द मोशन ऑफ द स्प्रिंग, बट इट मे बी नेसेसरी फॉर द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला गलत हो गया। ये जो ब्यूटीरोमीटर होता है ना, ये बेसिकली फैट कंटेंट, आपने देखा होगा डेयरी पे होता है, वो एक नापते हैं ना। जैसे गांव से अगर कोई संबंध रखता है तो गांव में जो डेयरी होती है मोस्टली सब लोग आके अपना दूध देते हैं उनको, तो
वो लोग नापते हैं पहले कि कितना फैट कंटेंट है। वो सैंपल नहीं आता, सैंपल इतना है, इस दूध का सैंपल इतना है, तो वो इसी से नापा जाता है। ठीक है, चलिए 12th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है, स्टीम इंजन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, एरोप्लेन वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर पे काम करता है। और सोनार पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, कौन सा सही है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह बहुत पूछता है, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल ठीक है। स्टीम इंजन किस पे काम करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है, प्रथम नियम पे, ना कि सेकंड पे। 13th, गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही है, परंतु उसका संवेग स्थिर है, तो उसका परिपथ दीर्घवृत्तीय पथ होगा। इफ अ कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो सर्किट कैसा होगा? इलेप्टिकल पाथ होगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगेंगे। जब वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। मतलब लाइट में तो होता है बट साउंड में नहीं होता। इनकरेक्ट बताना है। देखिए इस बार क्वेश्चन पेपर में भी सबसे पहले जाके यही गोला बना लेना बड़ा सा कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, पहला गलत हो गया। देखिए, कार कोई मूव कर रही यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है लगातार, तब उसका सर्किट एक इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, कांस्टेंट नहीं। इट शुड बी चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, स्थिर नहीं होना चाहिए। 14th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्वचालित कलाई घड़ियों में हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच, ये ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस में एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द हैंड। जब कोई व्यक्ति अति संवेदनशील स्केल पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो स्केल की रीडिंग कम हो जाएगी। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी सेंसिटिव स्केल एंड द पर्सन इनहेल्स डीपली, तो रीडिंग ऑफ द स्केल विल डिक्रीज। प्रत्यानयन बल के लिए जड़त्व की आवश्यकता होती है क्योंकि वह वस्तु को संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरल आवर्त गति होती है। रेस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें इनर्शिया लगता है, as that keeps the object moving through equilibrium resulting in simple harmonic motion, SHM जिसको कहते हैं। पहला और दूसरा ठीक हो गया, तो चलिए आगे पीछे हैं चाहे कैसे हैं ठीक ही हैं। रिस्टोरिंग जो फोर्स होती है उसमें इनर्शिया लगता है, ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है इक्विलिब्रियम में, जिसकी वजह से हार्मोनिक मोशन होता है, ना कि ये। ठीक है, इसमें ये जो बात हो रही है, जड़त्व की आवश्यकता होगी क्योंकि ये वस्तु को संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ाएगा, जिसके स्वरूप आवर्त गति होगी। सरल आवर्त गति नहीं होगी, आवर्त गति होगी, सिर्फ हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। 15, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भौतिक राशियां दी हुई हैं, SI यूनिट दी हुई हैं, तो याद करना ही करना है, क्वेश्चन बिना मतलब गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज और SI यूनिट्स। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का है रेडियन प्रति सेकंड, त्वरण एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और संवेग मोमेंटम किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बताना है आपको कौन सा है। सी ठीक है, 1, 2 और 3 ठीक है, 4th गलत हो गया आपका, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो। मोमेंटम होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, स्क्वायर नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी ठीक है। 16th, गलत आपको विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट। उपकरण और आविष्कारक, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इक्विपमेंट्स और इन्वेंटर्स। साइक्लोट्रॉन, अर्नेस्ट और नांडो लॉरेंस, गायरोस्कोप, विल्हेम कॉनर ड्रॉइंटन, रेडार, एल्फ्रेड हॉयट टेलर एंड लियो क्रॉफोर्ड यंग, और बैरोमीटर इवेंजेलिस्टा टोरेसेली। बी गलत हो गया। गायरोस्कोप के इन्वेंटर हैं लियोन फुकॉल्ट। लियोन फुकॉल्ट, ठीक है। रेडार की फुल फॉर्म बताइए जरा मुझे, क्या होती है। ठीक, और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बहुत फेमस है,
एक्सरे, ये भी आता है क्वेश्चन रोएंटगन पे। 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होगा। कॉन्केव मिरर पे जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड वर्चुअल। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा। इट विल ऑलवेज बी कॉन्वेक्स पे जो बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। प्लेन मिरर पे वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सही बताना है कौन सा है। सी, ठीक है। 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। व्हेन लाइट इज डिस्पर्स्ड थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 12th में था, 10th में था, होता था एक एक्सपेरिमेंट। वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलेगा तो लाल सबसे कम होगा डेविएट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण हरे प्रकाश में देखने पर लाल कमल का फूल काला दिखाई देगा। रेड लोटस कलर, रेड कलर का लोटस, वैसे रेड कलर का लोटस होता कहाँ है, पिंक होता है। रेड लोटस इट विल अपीयर ब्लैक जब ग्रीन लाइट में उसको देखेंगे आप। आपको करेक्ट बताना है। तो ये तो ठीक है भैया सारे, तो आपको देख के चलना है। विबग्योर, ये तो आपको पता ही है। तो तभी तो रेड दूर से दिखता है, क्योंकि डेविएशन नहीं होता ना, तभी तो रेड लाइट्स में रेड कलर यूज होता है। 19, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गैस में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। साउंड वेव्स जनरेटेड इन गैस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तापमान में वृद्धि या कमी करने पर उस मध्याह्न में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। टेम्परेचर ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड एज द टेम्परेचर इन अ मीडियम इंक्रीजेस। उत्तल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में दांतों की दृश्य, प्रत्यक्ष और आवर्धित छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं डेंटिस्ट्री में टू ऑब्टेन वर्चुअल, डायरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टीथ। सही बताना है आपको। पहला और दूसरा ठीक है। कौन से मिरर्स यूज होते हैं आप ही बताइए मुझे। भाई कॉन्केव मिरर यूज होगा हमेशा, उत्तल दर्पण नहीं यूज होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। ये आपका अवतल दर्पण जो है वो इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। ठीक। 20th, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस शेप ऑफ द कैंडल फ्लेम विल बिकम स्फेरिकल। लेजर विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है। लेजर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक चुंबक, आपको इंग्लिश वाला ही याद करना चाहिए, जैसे रेडार है, लेजर है, ये सब। एक चुंबकीय कंपास सुई हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास नीडल पॉइंट आउट करती है। सही बताना है आपको। तो ये आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। मैग्नेटिक नीडल्स हमेशा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ होती है, ना कि उत्तर पश्चिम। 21, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट समझते हैं आप, कि शोर की तीव्रता का स्तर है 20 डेसिबल से 40 डेसिबल। ठीक है, ये इंटेंसिटी होगा, कोई बात नहीं। 20 to 40 डेसिबल्स। विस्परिंग, वैसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप, तो ये विस्परिंग हो गई। ठीक है। पत्तों की सरसराहट, पत्तों की सरसराहट तो नहीं बोल के बता पाऊंगी मैं, 20 तक होती है, 20 डेसिबल्स। रसल ऑफ लीफ, जैसे वो सर 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 होती है ना, वो। चमगादड़ 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने में सक्षम है। ये मतलब काफी बैट्स दे आर केपेबल ऑफ हियरिंग साउंड अबव 20 किलो हर्ट्ज। और एलिफेंट्स 20 हर्ट्ज से नीचे। हाथी, बताइए। डी हो जाएगा। तो ये ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा। देखिए, मनुष्य के कान जो हैं, आप देखिएगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक। तो अगर हम देखें तो जैसे सिंपल कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत, तो वो होती है आपकी 60 डेसिबल तक, 30 से 60 डेसिबल तक। और बैट्स जो हैं ये अल्ट्रासोनिक आवाजें सुन सकते हैं, और एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक, मतलब बहुत ही कम भी सुन सकते हैं। ठीक, याद रखना है आपको।
22 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। काला रंग गर्मी का बहुत अच्छा अवशोषक है, इसलिए गर्मियों में काले कपड़े सीधे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भी अपवर्तित नहीं करते, जिससे हमें और भी ज्यादा गर्मी लगती है। ब्लैक कलर इट्स अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, सो इन समर ब्लैक क्लोथ्स एब्जॉर्ब द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड दे डू नॉट रिफ्रैक्ट एनीथिंग, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। चलिए, डीजल इंजन ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग पर निर्भर नहीं होते, इसलिए डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। दे डू नॉट रिलाई ऑन स्पार्क प्लग्स डीजल इंजन, तो इनमें स्पार्क प्लग होता ही नहीं। बताओ, बी ठीक है, करेक्ट पूछ रहा था ना। ब्लैक कलर जो है वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिफ्रैक्ट की नहीं, अपवर्तित। और ध्यान रखना, परावर्तित में फर्क है, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में ध्यान रखना। ये कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, इसलिए हमें इनमें काले कपड़ों में गर्मी लगती है। ठीक है, 23 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मीटर स्केल का उपयोग 10⁻³ से लेकर 10⁻² मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। मीटर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स किस लिए कहां तक की लेंथ नापते हैं? 10⁻⁴ मीटर्स तक की। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर वो लंबाई नाप सकता है 10⁻⁹ मीटर्स तक की। सही बताना है आपको, ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर ना, ये आपके 10⁻⁻5 तक की नाप सकते हैं, ना कि -9 तक की। 24 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ड्यू टू अर्थ रेडियस बीइंग स्मॉलेस्ट एट पोल्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हाईएस्ट। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। आपको सही बताना है, सी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। देखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपका डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होता है। ठीक है, मान घटता है। 25 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, एस्केप वेलोसिटी। चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी 4.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान का 1/6 है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। और चंद्रमा पे एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर एक व्यक्ति के वजन का 1/6 है। वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ। बताओ इनकरेक्ट। बी गलत हो गया, 2.4 किलोमीटर हो जाएगा ये, ना कि 4.2। 26 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी कक्षा में घूम रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए उपग्रह के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी जो है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। ये तो ठीक है सारे। ओहो, कहां से कहां चला गया ये पेन। डी ठीक है ये। 27 सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है।
किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति मोशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। किसी सरल लोलक की गति मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये ठीक है सारे। 28 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है, सरफेस टेंशन इज जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव शून्य होता है, सरफेस टेंशन ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज जीरो। ताप बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस। ताप घटाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर घटा देंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। बताइए सही बताना आपको कौन सा है। ठीक है सारे। 29 तरल पदार्थ में दबाव के नियम के संबंध में सही विकल्प चुनना आपको। लॉ ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इनसाइड द लिक्विड। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। किसी द्रव पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव हमेशा द्रव के संपर्क में आने वाले सतह के लंबवत होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस। आपको सही बताना है। तो ये बिल्कुल सारे सही हैं, प्लीज इनको पढ़ते जाइए। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े हैवी लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे करके जाएंगे टफ तो बहुत आसान लगेगा पेपर। 30 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। The force of attraction that acts between molecules of the same substance is called cohesive force. विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण को आसंजक बल कहते हैं। The force of attraction between molecules of different substances is called adhesive force. किसी केशिका में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहा जाता है। The phenomena of a liquid rising or falling in a capillary is called capillarity. करेक्ट बताना है। सही हैं सारे। तो ये सारी जितनी चीजें आ रही हैं, कोहेसिव फोर्सेस, एक सेकेंड, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, कैपिलैरिटी, है ना, कुछ भी जैसे आपका टर्मिनोलॉजी आ रही हो कहीं पे, तो ये सारी चीजें आप देखते रहिए साथ साथ। 31 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। हाइगेंस का सिद्धांत, ह्यूजेंस प्रिंसिपल कह सकते हैं जिसको। यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित तरल पदार्थ का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए कोई बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आप ही बताइए, ये आपने कब पढ़ा ह्यूजेंस प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, ठीक है। 32 सदिश राशि, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जरूर आना है भैया, याद रखना। बताओ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वजन, वेट, स्पेलिंग गलत है कोई नहीं, ऊर्जा, एनर्जी, बल आघूर्ण, टॉर्क। सी गलत हो गया ना। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रही हूं मैं। सदिश अदिश, सदिश राशियां कौन सी हैं? आपका विस्थापन, वेग, बल, वजन, बल आघूर्ण, संवेग, त्वरण, ये सब। मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सॉरी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर कौन कौन सी हैं? स्केलर के एग्जांपल बताओ। द्रव्यमान, दूरी, समय, गति, आयतन, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ठीक, गति, ये सब। मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्या बोला मैंने? डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। 33
विचार करना है, बस आंसर नहीं करना। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक की तुलना में कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है। सेमीकंडक्टर्स, दे आर दो सब्सटेंसेस the electrical conductivity of which is less than that of conductors but more than that of non-conductors। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स such as silicon and germanium are used in the manufacturing of transistors। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विपरीत रूप से आवेशित बादलों के बीच एक विद्युत निर्वाहन होती है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स इन द एटमॉस्फियर। आंसर सी। ठीक है, बिल्कुल पढ़ते जाओ इनको। ठीक है, लाइटनिंग, बिजली कड़कना। सेमीकंडक्टर्स तो आप समझते ही हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है कंडक्टर्स से, है ना, लेकिन ज्यादा होती है नॉन कंडक्टर्स से। सिंपल। यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन तैयार कर सकते हो आप, अपनी लाइटनिंग की कर सकते हो तैयार। ऐसे करके चीजें प्रिपेयर करते जाना है। 34 विचार करें फिर से। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण केवल ठोस और द्रवों में होता है। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। संवहन विभिन्न तापमान वाले तरल पदार्थ के संचलन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया है। कन्वेक्शन क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स। अच्छा जी, किसी तरल का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट एनी टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस और वेपर। सही बताना है आपको कौन सा है। दूसरा और तीसरा ठीक है। सुनो, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक। 35 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर डेसिबल आ गए। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मतलब 75 डेसिबल से ज्यादा होगी तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा कानों पे। 80 डेसिबल से ज्यादा शोर है, इट्स नॉइज। घड़ियों में जर्मेनियम डाइऑक्साइड नामक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे आम खनिज है। इट्स द थर्ड मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ये कह रहा है क्वेश्चन। ए ठीक है भैया, इसका फर्स्ट और सेकंड ठीक है। देखो, एक तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, पहली चीज तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ना कि थर्ड मोस्ट कॉमन। सेकंड मोस्ट कॉमन मिनरल है। ठीक है, ऐसे भी हैं ऑप्शंस। 36 विचार करिए कथनों पे। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापतन द्वारा अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन से। सैंड और नैफ्थलीन, सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट सॉलिड का गैस बन जाना। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्राय तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, लिक्विड इम्प्योरिटीज के लिए। ऑफबॉ प्रिंसिपल के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग दी ऑर्बिटल्स। क्लास 9th या 10th की केमिस्ट्री है ये शायद, हाँ 10th की, ठीक बिल्कुल। तो सही हो गए तो सारे, है ना। ऑफ बॉय प्रिंसिपल सुना होगा आपने। 37 विचार करना है कथनों पे। न्यूट्रॉन एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या है? दे आर टाइप ऑफ चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल्स, दोज आर फाउंड अलोंग विद प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एक प्रकार के उप परमाणु कण न्यूट्रॉनों में कोई विद्युत आवेश नहीं होता। अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो, दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज। बीटा कण में धनावेशित आवेश होते हैं, मतलब बीटा पार्टिकल्स दे हैव पॉजिटिव चार्जेस। सही बताना है। फर्स्ट और सेकंड सही हैं। बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, और बहुत ही अंदर से जो न्यूक्लियस होता है ना, एकदम आपका आंतरिक नाभिक, उससे निकलते हैं ये। ठीक है, तो आप भी बीटा पार्टिकल बन जाइए, पेपर क्लियर करते चले जाइए। 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी इट्स अ केमिकल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड केमिकल्स। किसी द्रव की श्यानता गीजर काउंटर से मापी जाती है।
गीगर होगा, ये गीजर नहीं होगा, गीगर होगा। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस ड्यू टू इम्प्योरिटीज। गलत पूछ रहा था ये इस बार, सेकंड गलत है। गाइगर काउंटर से आप जानते हैं क्या नपता है? रेडियो एक्टिविटी, ना कि विस्कोसिटी। 39 सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। दोज एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पहला ठीक है ये। देखिए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इससे बनता है एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। और आइसोटोप्स तो ठीक दिया हुआ है, नहीं आइसोटोप्स भी गलत है। जिन एटम्स का सेम प्रोटॉन्स होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन्स नहीं, जिसमें सेम प्रोटॉन्स होते हैं, सिमिलर पी, और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अलग अलग न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। 40 ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के उपयोग किया जाता है सॉलिड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन, आसवन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट और 3 अभी देखा तो आपने, डिस्टिलेशन तो लिक्विड्स के लिए होता है ना, तो ये होता है आपका सॉलिड इंप्योरिटीज के लिए। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसी द्रव्य की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। पाश्चुरीकरण का संबंध दुग्ध के निर्जलीकरण से है। पाश्चराइजेशन इज रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क। और आपका जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्गमित होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड हाइड्रोलिसिस। पहला और तीसरा ठीक है। पैस्चराइजेशन का मतलब थोड़ी डिहाइड्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है ना, जो कीटाणु शोधन जिसको कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन थोड़ी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से तो मिल्क पाउडर बन जाएगा। 42 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्की धातु है, लाइटेस्ट लिथियम। ऑस्मियम आपका पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है, हैवीएस्ट। यूरेनियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी रेडियोधर्मी तत्व है, हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेचुरली अकरिंग इन द यूनिवर्स। भैया बिल्कुल ठीक हैं, सारे याद कर लो। 43 सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। सोडियम इज केप्ट इन अंडर केरोसिन। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। और मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल्स। सी ठीक है बिल्कुल। तो ये देख लेना, सेमी हाइड्रेट आ जाएगा, कुछ और लिखा आ जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तो खैर सही लगा ही लोगे। 44 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। प्रदीप्ति लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। फ्लोरेसेंस लैंप्स दे आर मोस्ट कॉमनली फिल्ड विद लो प्रेशर मर्करी वेपर एंड आर्गन गैस। वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और एसिटिलीन है। बताइए इनकरेक्ट। सी गलत हो गया। वेल्डिंग में आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज होती है, ना कि नाइट्रोजन। 45 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली फ्रियॉन गैस को रासायनिक रूप से क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, CFCs। याद आ रहा है कुछ? एनवायरमेंट याद आ रहा है इससे?
अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। आपको सही बताना है। सही है दोनों। तो इससे आपको आना चाहिए बहुत कुछ याद, एनवायरनमेंट में बहुत सारे ट्रीटीज और सब याद आना चाहिए। 46 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। लिकर मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स ऑफ बार्ले इज कॉल्ड बियर। कहते हैं जौ का पानी है, कुछ नहीं है। ठीक है। एथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। एथाइल अल्कोहल इज नोन एज वुड स्पिरिट। एक्वारीजिया 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। एक्वारीजिया, जिसमें पुराने जो वो होते थे, इसको वो बोलते हैं ना, किंग ऑफ एसिड्स। बी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत हो गया। मिथाइल अल्कोहल है ये, मिथाइल ना कि इथाइल, वुड स्पिरिट। 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है? फेवरेट क्वेश्चन यूबीपीसीएस का। रेशम, सिल्क, ऊन, प्राकृतिक रबर, लेदर। नेचुरल रबर नहीं है, नेचुरल रबर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का एक बहुलक है। नेचुरल पॉलीमर मतलब आइसोप्रीन का बहुलक है, ना कि ये, और ये बाकी के नेचुरल हैं। 48 थर्मोप्लास्टिक के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है आपको। इनकरेक्ट कौन सा है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्ट्रीन, पॉलिथीन। नियोप्रीन। नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी के हैं, तो प्लीज बाकी के जरूर ध्यान रख लो। टेफ्लॉन है, पॉलिस्ट्रीन है, पॉलिथीन है। 49 किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ विंडोज के निर्माण में किया जाता है? केवलार, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएमाइड या फिर लैमिनेटेड कांच, ग्लास। बी पॉलीकार्बोनेट। ठीक, ध्यान रखना। केवलार आपने सुना है? केवलार, केवलार से बनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक, बुलेट प्रूफ विंडोज बनती हैं पॉलीकार्बोनेट से, और ये पॉलीएमाइड भी वैसे यूज होता है बुलेट प्रूफ क्लोथिंग के लिए, कपड़े ही बनते हैं इससे, और लैमिनेटेड ग्लास से भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं। 50 हाफ वे आ गए हैं आप। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, कर दीजिए जरा फटाफट से, फिर बताते हैं आपको। क्या हो जाएगा आंसर? सी है इसका आंसर। पेलियो बॉटनी क्या है? प्लांट फॉसिल्स की स्टडी। मोरी कल्चर होता है मलबरी, जिससे वो मिलता है आपका सिल्क। ऑर्निथोलॉजी है आपका पक्षी वाला, और मिर्मिकोलॉजी है चींटियों का अध्ययन। तो ये आप हिंदी वाला देख लीजिएगा इधर। शगुन का प्यारा प्यारा सवाल आ चुका है, सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ह्यूगो डी व्राइज ने कहा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। बताइए सही कौन सा है? पहला और तीसरा ठीक है। ह्यूगो डी व्राइज ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है ये? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन वाला। इवोल्यूशन से इनका लेना देना नहीं है, मतलब म्यूटेशन वाली थ्योरी से इन्होंने समझाया था इवोल्यूशन। 52 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है। इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। औद्योगिक पैमाने पर तरल हाइड्रोजन या तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ऑब्टेन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। आंसर इट इज ए। दूसरा क्यों गलत हो गया भाई? लिक्विड ऑक्सीजन या फिर लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही, ऑक्सीजन है यहां पे, तो उसको क्रायोजेनिक्स कहेंगे। 53
मिथाइल अल्कोहल चीनी के किण्वन से बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। सर विलियम्स रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी, इनर्ट गैसेस की। शीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। मोलासिस इट्स एन एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बी ठीक हो गया भाई, सेकंड और थर्ड। मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता, ये इथाइल अल्कोहल बनता है। ऊपर इथाइल की जगह था, अभी ये है। ठीक, इथाइल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ मुझसे, कोई बात नहीं, समझ गए ना बात, बस। चलिए 54 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से। When two lighter nuclei combine to form the nucleus of a heavier element, the process is called nuclear fusion. पोटेशियम सल्फेट नामक रसायन क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है। जो पोटेशियम सल्फेट है ये एल्कलाइन सॉइल रिफॉर्मर है। किसी परमाणु के नाभिक को दो छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहते हैं, और यहाँ पे ऊर्जा बहुत निकलती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ लार्जर अमाउंट। सी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। कैल्शियम सल्फेट यूज होता है, एल्कलाइन सॉइल रिफॉर्मर। बाकी दोनों ठीक है। फ्यूजन और फिजन याद रखना। 55 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो टीयर गैस है, बेसिकली उसका कंपोनेंट है आंसू गैस जो होते हैं ना उसका। हीलियम गैस अक्रिय और ज्वलनशील न होने के कारण इसका उपयोग हवा से भरे गुब्बारों में किया जाता है। इनर्ट है, नॉन फ्लेमेबल है, तो बैलून्स में भरी जाती है। बी हो जाएगा इसका, तो ये बलून वाली बात ठीक होगी बिल्कुल। ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस जो होती है ना, मतलब सिर्फ क्लोरीन गैस, Cl गैस जो है वो टीयर गैस का कंपोनेंट है। 56 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाल फास्फोरस जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है। When it is kept, red phosphorus, when it is kept in air and in dark, it becomes automatically self-luminous. कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। आमतौर पर पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले शुष्क सेल में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। ड्राई सेल में जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आंसर करेक्ट बी है बस। एक तो ये रेड फास्फोरस नहीं है, ये सफेद है, ठीक, व्हाइट फास्फोरस। दूसरा ड्राई सेल जो हैं इनमें जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है? रासायनिक ऊर्जा है ये। 57 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में किया जाता है, मतलब स्टेबलाइजेशन करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इन फोटोग्राफी। क्लोरोबेंजीन का उपयोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एन एक्सप्लोजिव कॉल्ड ट्राइनाइट्रोबेंजीन। बताना है आपको आंसर। पहला ठीक है, नाइट्रोबेंजीन यूज होता है ये, नाइट्रोबेंजीन नाम में ही है तो फिर ऐसे तो नहीं गलत कर सकते आप। 58 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोकीन जो है ये आपका, ये इराइथ्रोजाइलम कोका पौधों की पत्तियों से मिलता है, जो मूल रूप से अफगानिस्तान में मिलेगा आपको, ठीक। और सैल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु जीवन घातक संक्रमण है जो मनुष्यों को टाइफाइड बुखार से अफेक्ट कर देता है। सैल्मोनेला टाइफाई पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड वाइडली इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर्स। बी सही है, सेकंड और थर्ड। पहला क्यों गलत हो गया? कोकेन एक्चुअली आपका सब कुछ ठीक दिया हुआ है, ये अफगानिस्तान में नहीं मिलता, ये साउथ अमेरिका का प्लांट है।
59 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ मुनेरा तथा एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। along with all the prokaryotic organisms, Monera and unicellular eukaryotic organisms have been placed under Protista kingdom. वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त दो अन्य अनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए भी होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत हो गया। देखिए, अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, वायरस में आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं आरएनए और डीएनए। मतलब आरएनए और डीएनए कहीं भी सेम साथ में नहीं हो सकते, एंड नहीं हो सकता, ये और होगा। समझ रहे हैं क्यों गलत हुआ ये? ठीक है, बाकी ठीक है। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। स्ट्रेंथ किसी एसिड या बेस का किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय इट। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 है, न्यूट्रल होता है। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहते हैं। भाई टेस्ट करना है आपको व्हाट इज एसिडिक और व्हाट इज बेसिक, तो कुछ सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनको कहते हैं इंडिकेटर्स। जब अम्लीय क्षारीय पदार्थों वाले घोल में सूचक मिलाए जाते हैं तो उनका रंग बदलता है। इंडिकेटर्स चेंज करते हैं ना कलर अपना, ब्लू लिटमस टेस्ट होता है, रेड लिटमस टेस्ट होता है, ऐसे। यदि कोई जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन अल्कलाइन है तो उसका पीएच विल ऑलवेज बी लेस देन 7। आपको सही बताना है कौन सा है। तो सारे ठीक हैं, एक गलत है। क्यों हुआ गलत? देखिए, जब कोई एक्वस सोल्यूशन अल्कलाइन है तो उसका पीएच बड़ा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 7। और यदि वो एसिडिक है तो लेस देन 7 होगा, और अगर वो न्यूट्रल है तो इज इक्वल्स टू 7 होगा। समझे फर्क? तो बाकी बिल्कुल ठीक है। प्योर वाटर का देख लेना, और भी कुछ कुछ जैसे ब्लड का पूछता है पीएच कितना है, कॉफी का कितना है, आप बताइए मुझे। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आता है काफी बार। चलिए 61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मन सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्वांटम थ्योरी प्रपाउंड की थी। एक शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ड्राई सेल में। और ग्लोबर सॉल्ट जो है वो कॉपर सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। इट्स अ डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पहला और दूसरा ठीक है। ग्लोबर सॉल्ट जो है वो डेकाहाइड्रेट है सोडियम सल्फेट का। एथेफॉन सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा विकास नियामक है क्योंकि ये बढ़ावा देता है। इट इज अ ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये किस चीज को बढ़ावा देता है? लीफ, फ्लावर या फ्रूट एब्सेशन, पत्ती, फूल या फलों के विच्छेदन, फलों के पकने को, फ्रूट राइपनिंग होगा, राइपनिंग आर होगा, और फलों की उपज, फ्रूट यील्ड, और अंकुरण, जर्मिनेशन। बताइए। तो इन सारी चीजों में ही ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। 63 कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन उत्पादित करता है। कैल्शियम फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली गैस थी मस्टर्ड गैस। और 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। बताइए करेक्ट कौन सा है? बी ठीक है, पहला गलत हो गया है। कैल्शियम कार्बाइड सुना भी होगा आपने नाम। ये बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए आपको चीजें दी जा रही हैं। कैल्शियम कार्बाइड।
64 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन का उपयोग आमतौर पर सिगरेट लाइटर में किया जाता है। सिगरेट लाइटर्स में ब्यूटेन फिल की जाती है एज फ्यूल। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आमतौर पर ब्लू विट्रियल या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग पेलाग्रा रोग का कारण बनता है। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेस पेलाग्रा डिजीज। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। बेरी बेरी, पेलाग्रा नहीं, बेरी बेरी, इन डिजीजेस, विटामिन और वो सब कुछ आपको करना होगा, ठीक है। बेरी बेरी। 65 कॉपर के यौगिक पटाखों को नीला रंग देते हैं। कॉपर कंपाउंड्स ब्लू कलर। बेरियम हरा कलर देता है पटाखों को। लिथियम पटाखों को लाल रंग देता है और सोडियम जो है वो येलो या गोल्डन। बताइए। तो ये सही है सारे, तो इनको देख लीजिए, है ना। मेन कलर्स तो यहाँ पे दे ही दिए गए हैं। ब्लू कौन दे रहा है, ग्रीन कौन दे रहा है, रेड कौन दे रहा है, गोल्ड या येलो कौन दे रहा है। 66 इथाइलिन जो है उसका उपयोग के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। मस्टर्ड गैस के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में, फलों के पकने के लिए, मेटल्स जो डलते हैं ना कटिंग और जॉइनिंग में, धातुओं को काटने जोड़ने में, और पॉलिथीन बनने में, कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में। बताना है आपको। बी ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। ये आपका पेस्टिसाइड के रूप में नहीं इसका इस्तेमाल होता है, एनेस्थेटिक के रूप में होता है, ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्विच और ये इलेक्ट्रिक स्विच होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये विच लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक स्विच, बर्तन के हैंडल, इन सब के बनाने में काम आता है। टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पार्लॉन या फिर टेक्सॉल। बी बेकेलाइट काम आता है, सुना भी होगा आपने, आजकल बहुत चल रहा है ना। टेफ्लॉन आपका उसमें यूज होता है, कोटिंग नहीं होती टेफ्लॉन की। टेक्सॉल आपका एंटी कैंसर सब्सटेंस बनाने में यूज काम आता है। नायलॉन वगैरह, नायलॉन या फिर परलॉन जो है ये आपका फाइबर है, प्लास्टिक है, और वो रस्सियां वस्सियां बनने के काम आता है, ठीक है। और ये नॉन स्टिक बर्तन। 68 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल तथा सल्फर का मिश्रण होता है गन पाउडर। पिक्रिक एसिड बनता है फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट यूज होता है आजकल नाइट्रोग्लिसरीन की जगह। बताना है आपको। तो पहला और दूसरा ठीक है। डायनामाइट जो आजकल बनता है ना, डायनामाइट, इसके बनने में सोडियम नाइट्रेट यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। बाकी ठीक है। 69 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ एनी फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑक्टेन नंबर। ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट किलो, क्या यूनिट है, किलो जूल पर किलोग्राम। और जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर प्रकृति में क्षारीय होता है। सोडा वाटर मेड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। तो ये ए और बी ठीक हैं। सोडा वाटर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डाल के, तो अल्कलाइन थोड़ी होता है, एसिडिक होता है। कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक ना पिया करो इतनी, ठीक है, एसिडिक होती है ये। 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉस्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। और सोडियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर। बी ठीक है। 3 और 4 अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका कॉस्टिक सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका बेकिंग सोडा, ठीक। 71
किसी रासायनिक तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म विशिष्ट गुण उसका परमाणु क्रमांक है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु की परमाणु संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या का पता चलता है। एटॉमिक नंबर से पता चलता है कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तरंग कण द्वैत प्रकृति के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दी वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर, इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव। आंसर पहला और तीसरा ठीक है। देखिए, प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, वो रिवील करते हैं आपके एटॉमिक नंबर को, ना कि न्यूट्रॉन्स। 72 सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेड में रखा जाता है, जो लेड से बने हुए कंटेनर्स होते हैं। बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। आइसोबार्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एमिशन ऑफ बीटा रेज। एक रेडियोधर्मी धातु प्लूटोनियम जो हवा के संपर्क में आने पे पीला हो जाता है, येलोइश हो जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है। रेडियोकार्बन डेटिंग जानवरों और पौधों के जीवित अवशेषों की आयु निर्धारित करने की एक विधि है फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ लिविंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको सही बताना है कौन सा है। तो ये सही है आपके सारे, ठीक है। 73 सही विकल्प आपको चुनना है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान से, एटॉमिक बॉम्ब, प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और हाइड्रोजन बॉम्ब, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन मेटल कैन बी यूज्ड टू एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। आप लोगों को अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सब कैसे काम करता है, तो एक सीरीज है, आई गेस नेटफ्लिक्स पे है, किस पे है, चर्नोबिल करके, जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में, उस पे बेस्ड एक सीरीज है। उसका लास्ट एपिसोड आप देख सकते हैं। अभी तो का टाइम कम है, तो पूरी सीरीज ही देखिए, बढ़िया सीरीज है वो। लेकिन अभी ना देखिएगा, क्योंकि अभी पेपर की तैयारी करनी है आपको। लेकिन कभी टाइम हो आपके पास तो वो जरूर देखिएगा आप, चर्नोबिल, उसका खासकर लास्ट एपिसोड। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग दिखाई है। परमाणु प्रस्फोटन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉज्ड बाय एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत हो गया आपका, कोई बात नहीं। क्या हो गया इसमें? तो ये बोरॉन यूज होता है, बोरॉन, ठीक है। तो कभी देखिएगा आप, है ना, सही लगेगा आपको। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रचुर धातु है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम मेटल इज यूज्ड अलोंग विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। और पायराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं, फूल्स गोल्ड, पायराइट। आंसर 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 सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो आयरन है। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आमतौर पर पायरीन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आइडोफोम जो है उसका उपयोग घावों की ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, आइडोफोम। लुई पास्टर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक को नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबेल्स ऑयल। पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन गलत जो करेगा वो क्या ही करेगा, बताना मुझे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, ना कि लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया था डिस्कवर? कमेंट कीजिए जरा। 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आंवले में आंतरिक परिगलन रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज होता है ना, गूसबेरी खाना चाहिए आंवला रोज एक, आजकल तो सर्दियां हैं, बढ़िया है ना। खैर किस लिए होता है वो रोग? मैंगनीज की डेफिशिएंसी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है, ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर। शलजम में वाटर कोर रोग जो है, वाटर कोर डिजीज टर्निप में मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। और फूल गोभी में विप टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। अब आपको बताना है डेफिशिएंसी में वाई जरा मिसिंग चल रहा है, कोई बात नहीं। सी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है। पहला, ये बोरॉन की कमी से होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। 77 सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। आर्गोट डिजीज जो है वो मिलेट में होती है, बाजरे की फसल में। टिक्का या पर्णचित्ती आपका मूंगफली में होता है, लीफ स्पॉट डिजीज जैसे कहते हैं। कर्नाल बंट आपका अरहर तूर दाल। और विल्ट रोग आपका गेहूं में। सही बताना है कौन सा है। पहला दूसरा ठीक है। करनाल बंट आपका वीट में होता है, और अरहर में कौन सा होता है आपका, एक सेकंड, विल्ट डिजीज होता है आपका अरहर में, ठीक है। 78 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मछलियों में सैप्रोलेग्रिया रोग कवक के कारण होता है, सैप्रोलेग्निया डिजीज फिशेस में। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग दूषित आहार के कारण होता है, जो कंटामिनेटेड डाइट की वजह से टिफनी हो जाता है वहां पे। रूमिनेंट एनिमल्स में, रूमिनेंट समझते हैं ना, जो चबाते हैं, जुगाली करते हैं। गायों में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी से होता है। और जापानी एंसेफेलाइटिस जो है वो दिल को इफेक्ट करता है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। एक ही बात, मतलब एकदम समझ में आ गया। दिल और दिमाग दो ही का खेल है तो ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ना कि हार्ट को। 79 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बड़ी आंत में होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग इलियम है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इलियम। लार में मौजूद अमाइलेज नामक एंजाइम मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। छोटी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना है। मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। सी 2 और 3 ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपके कहां पचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है मेनली? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी और अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, तो ये भी गलत है। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जीवधारी थर्मो रेगुलेशन के माध्यम से अपने शरीर का आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी वो आ जाएगा, कोई नहीं, टेम्परेचर थ्रू थर्मो रेगुलेशन। अग्नाशय का रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कुत्ते की जीभ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। डॉग्स टंग वो बाहर निकाल लेते हैं ना, बहुत गर्मी होती है तो हांफते रहते हैं। विटामिन पचते नहीं है, बल्कि जठरांत्र पथ में अवशोषित होते हैं। दे आर नॉट डाइजेस्टेड बट एब्जॉर्ब्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये काफी अच्छा था क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं थर्मोरेगुलेशन क्या है। और ये विटामिन वाले, विटामिन पे बहुत क्वेश्चन आता है पीसीएस में, ठीक। 81 देख लीजिए, सही विकल्प चुनना है आपको। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, स्लाइटली लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। एक सामान्य मानव हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम है, वेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है? 70 to 75 पर मिनट। मानव हृदय 4 मुख्य कक्षों में विभाजित है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन चेम्बर्स। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होती हैं, सेल्स जो जनरेट करते हैं, जिनको पेसमेकर सेल्स कहते हैं। आंसर सारे ठीक हैं, देख सकते हो आप इसको, ठीक है।
82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 1 लीटर कम रक्त है। विमेन हैव अबाउट 1 लीटर लेस ब्लड देन मेन। लीटर। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। यूनिट्स पूछ लेता है कई बार। लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स पर डेसीमीटर। फिर आपका रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए अग्नाशय में से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज टू रेगुलेट ग्लूकोज इन द ब्लड। और इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे हम आजकल डायबिटीज, हर कुछ शुगर है ना। तो डायबिटीज जिससे बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी जिससे बढ़ जाती है। आंसर सही है ये भी सारे, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना प्लीज। यूनिट 83 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। आरबीसीज कहाँ डेवलप होते हैं? बोन मैरो में। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज अबाउट 30 to 20 डेज। प्लीहा पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। स्प्लीन वर्क्स टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड आरबीसीज। हमारे रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा से बनता है, 55%। हमारे रक्त का लगभग 45% भाग लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स से बनता है। जो बचा वो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सही बताना है आपको। सी ठीक है। 1, 3, 4 और 5 दूसरा गलत हो गया भैया। रेड ब्लड सेल्स का जो टाइम है वो 120 दिन होता है, 120 दिन। 84 निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया और थकान और कमजोरी होती है? पैंटोथेनिक एसिड, पायरोक्सिडीन, बायोटिन, फोलिक एसिड। तो ये डी की कमी से होती है। देखो पैंटोथेनिक क्या है आप जानते होंगे, विटामिन B5 है ये, B5। इसके स्किन डिजीज वगैरह होते हैं, बालों का सफेद होना, ये सब। पायरोक्सिडिन क्या है? B6 है। इनके देखो ये वाले नाम याद रखने पड़ेंगे आपको जरूर से, है ना। इसके जैसे एनीमिया हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, मसल में क्रैम्प जल्दी जल्दी आना। बायोटिन आपका B7 आजकल तो बहुत चल रहा है, बायोटिन खाओ, बायोटिन खाओ बाल वगैरह के लिए। और B9 है आपका फॉलिक एसिड, ठीक है। एनीमिया, थकान, ये प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है ना, इसीलिए। 85 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिगामेंट एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रखता है। लिगामेंट इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। टेंडोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा गड़बड़, इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। टेंडोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड। तो ये ठीक है सारे। 86 घर्षण के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रिक्शन से रिलेटेड, माचिस की तीली घर्षण के कारण जलती है, और किसी वाहन के टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल वाहनों को रोकने में मदद करता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना टायर और रोड के बीच में। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने से घर्षण होती है, आप समझ गए ना, रबिंग ऑफ हैंड। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में हमें लिखने में फ्रिक्शन हेल्प करता है, बताना है आपको कौन सा ठीक है। ये सारे लाभ हैं एक्चुअली घर्षण के, ठीक है। ये सारे फिसल नहीं जाओगे अगर नहीं होगा तो घर्षण कहीं पे चलते वक्त ही। गहरे समुद्र में गोताखोर हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, डीप सी डाइवर्स। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और हवा में कैल्शियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। द ब्रास जो है, ब्रास वो डिस्कलर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड इन द एयर। पहला दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, ना कि कैल्शियम सल्फाइड की वजह से। 88 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स दे हैव एन आउटर थिक लेयर कॉल्ड सेल वॉल. कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में मिलता है. साइटोप्लाज्म क्या है? इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस. जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की कमी होती है. एनिमल सेल्स दे लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल. ठीक है, ये सारे ये पॉइंट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे वाले पॉइंट्स में फंसाता है. 89 गलत विकल्प चुने. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है. इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पेप्सिन हेल्प करता है. राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं. राइबोसोम इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. लार में मौजूद टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है. जो टाइलिन है ये पी से शुरू होता है वैसे. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. सलाइवा में मिलता है ये. तो बताना आपको कौन सा सही है. मतलब गलत कोई है ही नहीं, सारे सही हैं. ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन याद रखना क्या है. 90 मनुष्य के पास 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां हैं. लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है और पैनक्रियाज हैं. विटामिन डी की उपस्थिति में मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है इट इंक्रीजेस. और छोटी आंत की जांच को कोलोनोस्कोपी के रूप में जाना जाता है. एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. पहला दूसरा ठीक है. कोलोनोस्कोपी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की जांच है. 91 सही विकल्प चुने. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यकृत बिना किसी एंजाइम को स्रावित किए पाचन में मदद करता है. लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन विदाउट सिक्रीटिंग एंजाइम्स. यकृत त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग हैं. ये एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हैं. लिवर, स्किन और लंग्स. अल्कोहल के विषहरण के लिए लिवर जिम्मेदार होता है. लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है. लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. और यकृत ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. और बस ठीक है सारे, क्या बताएं और. 92 निम्नलिखित में से इसी यही लिवर ही सिक्रीट करता है बाइल जूस. सुना है ना आपने बाइल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जूस होता है. ये बाइल जूस जो है ये एक सैक में स्टोर्ड रहता है जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हैं. तो ये फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? नॉट सोल्युबल इन वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थायमीन, नाइसिन, बायोटिन. नन ऑफ दीज. देखिए 9 विटामिन हैं जो कि सॉल्युबल हैं पानी में. ध्यान दीजिएगा 9 हैं ऐसे विटामिन. आपका फॉलिक एसिड, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, कोबालामाइन और विटामिन सी. ठीक है, बी वाले और सी वाले. ठीक, ये पानी में सारे घुलनशील हैं. तो आपका थायमीन क्या है? थायमीन है आपका विटामिन B1. इन सब के देखो साइंटिफिक नाम वगैरह सब देख लेना खुद से. एक टेबल बना लो उसमें सब लिख लो. ठीक है. इनके मैं बता देती हूँ. नाइसिन वो होता है B3. और बायोटिन तो भी बताया था मैंने B7 होता है. 93 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गेज नोन एज साइनोबैक्टीरिया. नील हरित शैवाल एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीवाणु है. इट्स अ मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया. नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संस्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गेज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है. इट कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. बी ठीक हो गया. 1, 3 और 4. दूसरा गलत हो गया. ये यूनिसेलुलर है. 94 बाकी तो हाँ ठीक है. करेले में कड़वाहट क्यों होती है? क्यूकरबिटन की वजह से. गाजर लाल क्यों है? एंथोसाइनिन की वजह से. रेडिश पंजेंट क्यों है? कई बार चिरचिराहट होती है ना मूली में, आइसोसाइनेट की वजह से. और ये गार्लिक में गार्लिक की स्मेल क्यों है? एलिसिन की वजह से. बताइए. बी ठीक है. पहला गलत हो गया.
बिटरनेस जो है ना बिटर गार्ड में, वो है आपका मोमोरडिसिन की वजह से। मोमो तो खाते हैं आप? खाना नहीं चाहिए, खाते हैं तो बिल्कुल मत खाया करो। मोमोरडाइसिन की वजह से। ठीक, बाकी ठीक है। 95। निम्नलिखित फसलें जैसे गाजर, प्याज, पालक आप क्या खाते हो, मतलब किस में आती हैं ये रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, या इसमें से कोई नहीं है? ये डी हो गया आपका। देखो, रूट आप किसकी खाते हो? कैरेट की, बीटरूट की, रेडिश की, स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो पता है ना, शकरकंदी। स्टेम खाते हो आप शुगर केन की, अनियन की, पोटैटो की। ठीक है, तो ये सारी किसी भी एक जगह पे नहीं आ रही। लीव्स आप किसकी खाते हो? मस्टर्ड, सरसों की, मेथी के पत्ते, है ना, मेथी के पराठे वगैरह बनते हैं, पालक। और फूल किसका खाते हो? फूल गोभी का और बंद गोभी का। ठीक है। 96। निम्नलिखित में से किस मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग के इलाज के लिए आपका बेडाक्विलिन नामक का दवा काम में आती है, कम से कम 3 अन्य दवाओं के साथ मिलके? अ ड्रग नेम बेडिक्विलिन इज यूज्ड अलोंग विद एटलीस्ट 3 अदर medications to treat which one of the following multi drug resistant disease? मम्प्स, कंठमाल, खसरा, मीजल्स, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होती है ये। 97। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्रोकली, नेटल नामक वनस्पति और पालक में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नन ऑफ दीज। आसान क्वेश्चन है बहुत। इनमें से कोई नहीं, सुनिएगा आप। एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है आपको पपाया, पपीते में और ब्रोकली में। फॉर्मिक एसिड मिलता है आपको नेटल करके एक वेजिटेशन है, उसके कांटों में। टार्ट्रिक मिलता है पाइनएप्पल, बनाना में। ऑक्सैलिक मिलता है स्पिनिच में, तो मिलता है लेकिन ब्रोकली में नहीं है। स्पिनिच में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, आपका टमाटर में होता है ये। 98। डच मेटल क्या है ये? एलॉय है कॉपर और एल्यूमिनियम का। सोल्डर टिन और लेड का है। कांस्य या फिर ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है। और जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का है। बी ठीक हो गया। ये एलॉय वाले क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, बड़े खतरनाक है क्वेश्चन। कॉपर और जिंक है ये। बाकी ठीक है, सोल्डर देख लेना, ब्रॉन्ज देख लेना। देखो पूछता है जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर होता है क्या? नहीं होता। 99 आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। वही देखो विटामिन के और उनके केमिकल नेम बताओ। सी हो जाएगा आंसर। विटामिन ए है रेटिनॉल, जो रात को लगाते हैं ना, रेटिनॉल लगाओ। विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई है टोकोफेरॉल। और के तो ठीक दे रखा है बिल्कुल, फाइलोक्विनोन। चलिए खुश हो जाइए अब तो। गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट। कॉपर नामक लघु खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ अ ट्रेस मिनरल नेम्ड कॉपर होता है एनीमिया। मैंगनीज नामक लघु खनिज की कमी से रुधिर क्षीणता रोग और मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं। मैंगनीज की वजह से, कमी की वजह से नहीं, एनीमिया डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो जाता है, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और जिंक की कमी की वजह से रफ स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, त्वचा खुरदरी हो जाती है। बी गलत है। कोबाल्ट की कमी की वजह से होता है ये एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक, तो इसके साथ आपका टेस्ट हो गया खत्म। अब जरा मुझे आप फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आए उनको कमेंट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। क्या पता जाएगी, कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत लग जाएगी आप लोगों की। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको ही मिलेगा। अपने लिए मेहनत करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। तो बाकी टेस्ट्स का बिल्कुल फायदा उठाते रहिए। लगातार फ्री वीडियोस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जारी है। कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice time.